Hello everyone. Today we are going to start with the second chapter of economics, that is people as a resource. Now when we started studying economics, basically I introduced you the concept of the subject. Economics basically deals with the revenue system, wherein we will talk about importance of resources, natural resources, plus the things which are generated from these natural resources. Now when you produce something, we definitely receive income from it. So economics is basically all about the study of income that we have covered already in the first chapter. Now in the second chapter, it is one of the most important concept or one of the most important resource that we are going to discuss in the chapter, that is about people. Who are the people who act as resource for the country? Before introducing you to this chapter of class 9, let me tell you that you had read something about it already in class 8. There was a chapter in class 8 social science which dealt with extensively about human resource. Now what is human resource? Human resource means आप जब किसी ह्यूमन बीइंग को एज अ रिसोर्स की तरीके से जब यूज़ करने लग जाते हैं तो दैट पर्सन बिकम्स अ रिसोर्स फॉर आइदर अ कंपनी, द कंट्री और wheresoever that person might be working. यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर भी हमें सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है कि हम जब पीपल एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ हम ह्यूमन रिसोर्स को रेफ़र कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, हम जब ह्यूमन रिसोर्स को रेफ़र कर रहे हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पॉपुलेशन को नेगेटिव टर्म्स में ही कोनोट करते हैं, दैट वी हैव सच अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वी हैव सो मेनी पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. हम अगर इसका पॉजिटिव साइड लेकर देखें तो इसका पॉजिटिव साइड सेज मोर नंबर ऑफ पीपल मीन्स you have more number of working hands who can produce either goods, services and in return they can produce income for the country. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जब हम इस चैप्टर का एक रफ ओवरव्यू ले रहे हैं तो उस ओवरव्यू में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर करनी है. The overview of the chapter says, point A, most important, human beings as a resource. अब जब ह्यूमन बींग्स रिसोर्स की तरीके से एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर और किस चीज़ पर फोकस कर रहे होंगे? हम यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर फोकस डेफिनेटली कर रहे होंगे. ठीक. थर्ड, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स वी आर बूस्टिंग अप secondary and tertiary sector. Henceforth, जब आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बूस्टअप होना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स डेफिनेटली इट विल generate income for the country. ठीक है. अब जब आपके पास इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ह्यूमन बीइंग्स को रिसोर्स की तरीके से एक्ट करवाने के लिए, तो हम अगर जनरल टर्म्स में चलें तो हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स भी कब बोलते हैं? डेफिनेट सी बात है, पहली चीज़ जब हमें उसकी यूज़फुलनेस पता हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका वैल्यू पता हो. थर्ड थिंग इज जब वो किसी भी नीड को या वांट को सेटिस्फाई करेगी, हम उस कोई भी चीज़ को रिसोर्स बोलते हैं. लेट्स सपोज आई एम यूजिंग दिस मार्कर राइट नाउ. Now if this marker is satisfying right now my need of writing on this board, then that means this is a resource for me. Might not be the same for each and every one. Like if you do not use it,
For you it is not equivalent to more than anything lying. So for you it is not a resource, but for me currently this marker is satisfying my need and hence it can be termed as a resource. तो जब हम ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्स की तरीके से यूज़ करने की बात कर रहे हैं या जब हम उनको इतनी ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम उनको रिसोर्स बोल सकते हैं. एग्जाम्पल, हमारे पास रिसोर्स बनाने के लिए लोगों में, पीपल में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप देखोगे. सबसे पहली क्वालिटी जो आप फोकस करोगे वो होगा माइंड, योर ब्रेन, हेल्दी माइंड. सेकंड, ट्रेनिंग, राइट. थर्ड, एजुकेशन. फोर्थ, हेल्थ. एंड फिफ्थ इज स्किल डेवलपमेंट. जब हम इन पांचों क्वालिटीज़ को कंबाइन कर देंगे तो इन पांचों क्वालिटीज़ को कंबाइन कर कर हमारे पास क्या इमर्ज होगा रिजल्टेंट में? ह्यूमन रिसोर्स, राइट. अब ह्यूमन रिसोर्स होना सिंपली, एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं एक हेल्दी बॉडीड माइंड हूँ विद आई डोंट हैव एनी डिजीज, I have intellect, I have mind, I have skills, I have education, I have skill development program और ट्रेनिंग मिली हुई है मुझे, तो मैं सिंपली एक रिसोर्स हूँ. पर अगर मैं इसी रिसोर्सेज में जब तक ये एट्रीब्यूट्स इन्वेस्ट नहीं करूँगी तो इनके इन्वेस्टमेंट के बिना कैपिटल जनरेशन नहीं हो सकता. अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास मान लो कि ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, और मान लो कि मेरे पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है. अगर मैं इन दो क्वालिटीज़ को लैग कर रही हूँ तो क्या मैं इन तीन क्वालिटीज़ के बिना भी ह्यूमन रिसोर्स कहलाई जा सकती हूँ? मैं बिल्कुल कहलाई जा सकती हूँ. लाइक राइट नाउ यू, जो भी लोग अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैव स्टार्टेड एक्वायरिंग एजुकेशन, सो योर पेरेंट्स आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन यू. किस तरीके का इन्वेस्टमेंट? कि आप ह्यूमन रिसोर्स तो हो कंसिडरिंग दीज क्वालिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन एंड माइंड. हम इन क्वालिटीज़ को कंसिडर करके आपको ह्यूमन रिसोर्स तो मान ही रहे हैं. ठीक. आप में जब किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आप रिटर्न में क्या कन्वर्ट हो जाओगे? इस इन्वेस्टमेंट के बाद आप ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाओगे. एंड दिस लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सिंपली जब आप कहीं इन्वेस्ट करके और इनकर करना स्टार्ट कर देते हो तो आप कन्वर्ट हो जाते हो इनटू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. बेसिकली आप डिपेंडेंट से कन्वर्ट हो जाते हो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन में. ठीक. अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है? जैसे अभी आप पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है सबसे बड़ा एजुकेशन के फील्ड में. ठीक है. यू नीड टू बी एजुकेटेड इनफ टू एक्वायर एनी जॉब और स्टार्ट एनीथिंग न्यू. प्लस आपके पास जब एजुकेशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है दैट स्किल्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो. देन आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये भी हो रहा है कि आपकी हेल्थ पर पूरा ध्यान रखा जाए सो दैट यू आर नॉट प्रोन टू एनी डिजीज और you do not have any such major illness which might be a hindrance for you in the formation of human capital. That is why हम इन सब चीज़ों को इन्वेस्टमेंट की तरीके से देख रहे हैं. Henceforth इंसान सबसे पहले कंसिडरिंग ऑल दीज क्वालिटीज़ एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह से तो एक्ट कर ही रहा है और उसमें जब ये सारे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो गया किस में? ह्यूमन कैपिटल में. एंड दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ इनकम फॉर द कंट्री. अब जब आप क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करोगे तो हम इस चैप्टर के अंदर पॉपुलेशन को
हम पॉपुलेशन को, क्वालिटी को पॉपुलेशन की दो तरीके से मेजर करेंगे। वो दो तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू हम इसको मेजर करेंगे वो होगा उसका एजुकेशन सेक्टर, और सेकेंडली हम हेल्थ के थ्रू मेजर करेंगे। बट पॉपुलेशन की कैटेगराइजेशन दो पार्ट्स में है। या तो पॉपुलेशन को हम कंट्री के लिए एक असेट की तरीके से देख सकते हैं, या फिर हम कंट्री को लाइबिलिटी की तरह से पॉपुलेशन को देख सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम नेगेटिव साइड देखेंगे तो पॉपुलेशन आपके लिए एक लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ, डेप्ट, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। तो अगर हम नेगेटिव टर्म्स में कोनोट करें तो डेफिनेटली पॉपुलेशन इज अ लाइबिलिटी फॉर यू। बट अगर हम इसकी पॉजिटिव टर्म्स में कनोट करें तो अगर इंसान ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि कंट्री की नेशनल इनकम में, जीडीपी में, या फिर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो डेफिनेटली कंट्री के लिए एक असेट है। असेट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूएबल और प्रेशियस। तो हम यहाँ पर कंट्री की पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। डेफिनेट सी बात है कि जब हम असेट देखेंगे तो असेट के अंदर आप ये वाला फैक्टर तो ध्यान में रखोगे ही रखोगे। तो डेफिनेटली असेट कौन सा होगा? जो हेल्दी हो, जो स्किलफुल हो, एंड वन हु इज एजुकेटेड। On the other hand, who will be termed as a liability? Person who is unhealthy, person who is uneducated, and one who does not have proper skills. ठीक है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर पॉपुलेशन को कैटेगराइज करते हैं, वेदर वो असेट है या वो कंट्री के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास इन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दो, हमारी बुक्स में दो एग्जाम्पल्स या दो स्टोरीज के थ्रू इसको समझाया हुआ है। सबसे पहली स्टोरी, वी शुड हेयर इट वेरी केयरफुली। सबसे पहली स्टोरी जो है वो डिपिक्ट कर रही है a village story, a village named Selampur. उस village में two kids reside, two friends reside. Both of them are belonging to early teen ages, 12 years and 13 years boys. पहला बच्चा है जिसका नाम है सकल and the other one's name is Vilas. Now Sakal, he is a 12-year-old boy who resides in this village Selampur. अब उसकी फैमिली में he has mother, father and younger siblings, a brother and a sister. Now what is the condition of the family? And his uncle also resides with him, who has passed his matriculation exam but has not yet attained any kind of job, any kind of secured job, right? अब क्या है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इस बच्चे की, तो इसके घर की कंडीशन ये है कि his father is actually working somewhere else in somewhere else's farms as a laborer. Mother takes care of the domestic chores, and this person, this child, helps his mother in doing the same, and at the same time he takes care of all the siblings of his in assisting his mother. The other the uncle who has passed matriculation and is jobless right now does not help in the family matters, and income generation is null from his side, right? Moreover, his parents, despite being in a poor bad condition, his parents insist him continuously to join a school, a government school which is situated in the village. On the insistence and very keen in studies, this child, he joins schools. After joining schools, definitely he passes the classes and grades with very flying colors, and soon after completing his school, he then moves on to a nearby city wherein he starts pursuing his higher education. After pursuing his higher education, he definitely gets a job and he does a computer related course, and he starts working in some of the company.
When he starts working, definitely he starts earning a handsome salary, a good salary which can sustain his family at that time. Now when he starts working, his work is so good and efficient enough that his boss starts promoting him very frequently, and soon his income rises up. The other boy who is Vilas is also of the same age, residing in the same village, but the condition of the family is totally different. His father has passed away recently, and this boy is not healthy enough to attend any school and is suffering from arthritis. His mother, as a resultant, catches fish from the pond and sells it to a nearby market. Now this alone mother does not want to send this person Vilas to school. The reason that immediately she wants to multiply the working hands. So what will happen, that when she wants to multiply it instantly, they won't look in for the goals which are set apart for another 10 years. That won't make sense for them. They immediately want to earn income from the members. So what they did is, he also starts doing the same work which his mother was doing. That means he also starts selling the fishes only. How much will a fisherman earn in a day, even if 2 to 3 members are engaged in same sort of work? जब आपके ऊपर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड इनकम. बट जब आपके पेरेंट्स आपको बहुत छोटी एज से ही अगर उसी सेम प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने को बोल दें, तो ये प्रोफेशन इमीडिएटली तो इनकम स्टार्ट कर देगा, बट वेरी मियाज, वेरी लिटिल इनकम. मोरओवर दिस इनकम विल ऑल्सो नॉट बी सिक्योर्ड. प्लस हम जब सकल के एग्जाम्पल देखते हैं, तो सकल के एग्जाम्पल से अपने पास 2 फील्ड्स ओपन हो गए. कैसे? उसके पेरेंट्स अनएजुकेटेड बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, बट दे इंसिस्टेड ऑन सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल. रीजन, द कंडीशन मे नॉट रिपीट इन द फ्यूचर. डेफिनेटली अब एक जनरेशन पढ़ ली, तो एक जनरेशन जब सिक्योर्ड प्लेस में है, तो डेफिनेट सी बात है दैट नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो बी इन द सेम कंडीशन. बट अगर हम विलास की स्टोरी देखें, तो विलास की स्टोरी में इवन द नेक्स्ट जनरेशन माइट बी इन द सेम कंडीशन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकिल्स विच आर रिप्रेजेंटेड हियर थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ सकल एंड विलास. पहला एग्जाम्पल अपने पास जो सकल का है, वो एग्जाम्पल हमको शो करता है एक तरीके की वर्चुअस साइकिल. वर्चुअस साइकिल क्यों? क्योंकि ये बीच में ब्रेक हो गई. ब्रेक कैसे हुई? पेरेंट्स अगर चाहते तो उसको भी सेम सॉर्ट ऑफ वर्क करवा सकते थे डेफिनेटली, बट दे इंसिस्टेड ऑन चेंजिंग द फील्ड ड्यू टू नो अर्निंग्स. प्लस जब आप फील्ड चेंज कर रहे हो, तो आप साथ में फ्यूचर जनरेशन्स को भी सिक्योर कर रहे हो. सो हेंस दिस काइंड ऑफ साइकिल इज नोन एज वर्चुअस. And a cycle which is never ending, which is ongoing continuously generation after generation, this type of cycle is known as vicious cycle, right? अब हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हम एजुकेशन वाली फील्ड की बात कर रहे हैं या जनरेशन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो हम ये चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं और चैप्टर 1 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग होती हैं. ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होंगी जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करेंगी, वेयर इन देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक, ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम पर फोकस करेंगी, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं होता. दे आर जस्ट सिंपली मेंट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, योर सेल्फ गाइडेंस, योर सेल्फ रिलायंस. दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इनकम जनरेशन. वेयरएज जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसिडर करेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. अब ये क्लासिफिकेशन जब मैंने आपको बताया, तो इस क्लासिफिकेशन में हमको ये मार्केट और नॉन मार्केट वाली एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर द रीज़न दैट वी विल बी यूजिंग इट इन द रेफरेंस विद द गिवन सब्सिक्वेंट टॉपिक्स, राइट. विशियस और वर्चुअस साइकिल
जहाँ पर भी होगी वहाँ पर हमें एक चीज़ को बहुत स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, दैट बोथ दीज साइकिल्स डेफिनेटली रिलेट टू समथिंग नेशनल इनकम और नॉट। जहाँ अब जापान जैसी अगर हम कंट्री का एग्जाम्पल देखें तो जापान has been through a lot of natural calamities recently और जापान की कंडीशन इज़ नॉट वेरी स्टेबल इफ़ वी लुक एट इट, बट स्टिल उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को अगर अपन ध्यान में रखें तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री से बहुत बेटर है। द रीज़न फर्स्ट इज दैट दे हैड इन्वेस्टेड a lot of money on the generation of human capital in the form of education and health. This is their topmost priority despite facing so many natural calamities at a time. So this is the reason why countries like Japan have developed so much, because of the investment done on the human resources in the form of education and health. So by now what all things we had learned, first is we had learned about vicious cycle and virtuous cycle through the examples given by the stories that are explained in the book, that is story of Sakal and story of Vilas. That is virtuous cycle then we moved on to जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिफरेंसेस देखेंगे, सो द डिफरेंस मेन विज दैट इट लीड्स टू the second difference will be और इसके जो दो पार्ट्स का क्लासिफिकेशन है, मार्केट एंड नॉन मार्केट। जब हम ये क्लासिफाई करते हैं तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ बेसिकली वो हैं जिसमें सर्विसेज जनरेट तो होती हैं डेफिनेटली, बट वो सर्विसेज अनपेड चली जाती है। कंसिडरिंग एग्जाम्पल के फॉर्म में द वर्क डन बाय अ सिंपल mother, if we start paying off that work, so services are generated by her at the same time, but we do not pay off the duties which are done by her just because of the reason that we consider that it is responsibility towards her family. That is why we don't pay. But can we say that there is no generation of goods and services? No. Hence we classify it as economic activity but नॉन मार्केट। तो हम उसको नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेल्स एंड फीमेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन मेल्स और फीमेल्स की एक्टिविटीज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस while we consider the income generation on their part, right? Like example, the females are working mostly, those who are even in the economic activities field,
Mostly the females who are uneducated and unskilled are basically working as domestic working as domestic helpers in some or the others houses, right? जब हम उनका जॉब सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे तो उनकी जॉब सिक्योरिटी ऑब्वियसली नल है. द रीज़न इज दैट दे आर मोस्टली वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. And also there is wide difference when we equate it in terms of salary. There is wide difference between the salaries paid to males and the salaries which are paid to females. So there are different types of economic activities which are performed by males and which are performed by females. Henceforth, this creates a lot of discrepancy in generation of income also. Hence, we should here remember about the activities which are economic but are non-market also play an important role in the generation of national income, right. Moving on further, now we will start with assessing the first factor about the quality of population. Now, when we study about quality of population, we are supposed to study or assess here on two basic themes or two basic differences. The first one is education. Now, what are the benefits of education if we get to know? सबसे पहला benefit जो आपको education का मिलेगा वो ये है that it makes you skillful. Okay. The second benefit that you will have is that it opens up new horizons in front of you regarding what way to choose and what way not to choose. The third is you can use available opportunities in a better way. Okay. Moreover, education helps you to claim your rights if they are violated. ठीक है. अब इस एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए? हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को एजुकेशन के बेसिस पर असेस करते हैं. तो एजुकेशन से हमारा यहाँ पर मतलब है दैट वी सिंस आर अ पुअर कंट्री, तो हमारे यहाँ पर बेसिक एजुकेशन भी बहुत वीक थी. उस बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट टुक मेनी मेजर्स. लाइक there were 3 measures which were taken by the government just simply to improve the enrollment ratio in school, which refers to gross enrollment ratio, wherein you consider the importance plus you are focusing on just simply increasing the number of students whose enrollment has to be made in school and who are continuously enrolling themselves. There were 3 schemes through which gross enrollment ratio was increased in schools. The first measure because of which it increased was midday meal scheme. The second one was Navodaya. And the third one was
सर्व शिक्षा अभियान। 3 मेजर्स लिए गए थे जिससे कि स्कूल्स में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ये इंक्रीज हो जाए। मिड डे मील स्कीम जो थी ये स्टार्ट करी गई थी तमिलनाडु के स्टेट में, वेर इन द स्टूडेंट्स वर प्रोवाइडेड विद द फूड ड्यूरिंग लंच टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल, ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है जिससे कि गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है, ल्योर करती है स्टूडेंट्स को फॉर इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट रेशियो एंड कमिंग टू स्कूल। डेफिनेट सी बात है कि अगर आप स्कूल में एनरोल हो रहे हो तो स्कूल में एनरोलमेंट से कंट्री की लिटरेसी रेट इंक्रीज होगी। So what their aim basic was to increase that literacy rate amongst the students. So midday meal scheme जो थी ये start करी गई थी just simply to promote enrollment of students to school, and you will be given midday meals during the lunch hours wherein you will be provided food. We are not claiming here nutritious food minded, we are only claiming here that simply supplying of food, basic food to the students who are enrolled in the schools. The second scheme which was started was of Navodaya Vidyalaya, wherein students with education simultaneously will be provided with technical skills, technical knowledge and vocational training, which are short term courses which can fetch employment even after completion of the schooling. The third one was Sarva Shiksha Abhiyan, in which the aim of the government was to increase the literacy rate among the children. Who is a literate? A literate is a person who can read and write or understand any one language by completion of 7 years. This is minimum criteria of education. हम एक literate person को completely educated नहीं बोल सकते because he had not studied till secondary level or higher secondary level. So Sarva Shiksha Abhiyan basically was simply meant to increasing the literacy rate amongst the student. After this, we will begin with the second aspect from the next lecture. The second aspect that we are going to discuss in this chapter is regarding health. Then we will move on to the concept of unemployment, types of unemployment, factors causing unemployment and the ways in which it can be curbed. From the next lecture, we will start with this part. Thank you so much.